नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, नए विकास, नई ऊंचाइयों को छू रहे होंगे और साथ ही साथ ज्योग्राफी का हमारा ये वीडियो भी देख रहे होंगे, क्योंकि बिना ज्योग्राफी को जाने आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके अगल बगल या वैश्विक स्तर पर कौन सी चीजें हो रही हैं और उनका क्या क्या एक दूसरे से इंटर कनेक्शन होता है। वो सब आपको मिलेगा ज्योग्राफी के थ्रू, क्योंकि ये दिखाता है आपको वो सारे पहलू जिसमें आपका छिपा रहता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सब कुछ जो आप नहीं इमेजिन कर पाते हैं, सबका समावेश है ज्योग्राफी। इसको ज्योग्राफी ना समझिए, इसको समझ लीजिए आप ब्लैक होल। ओके, क्योंकि इसमें समाया है सभी सब्जेक्ट। तो पिछली क्लास आपने सुना ही होगा, जिसमें मैंने जितनी भी टाइम टू टाइम पीरियड इरा सब कुछ चेंज हो रहा था, उस हिसाब से जितनी भी चेंजेस आना शुरू हुए उसका पूरा विवरण मैंने स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक ढंग से दिया। वाह, क्या शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने। मैं तो एकदम गौरवान्वित हो गया बोल के। बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये तो हमारी ही मातृभाषा है, तो हम तो बोल ही सकते हैं। ओके, तो उसमें मैंने आपको सभी कुछ विद डायग्राम के साथ समझाया, जैसा कि आपने शायद पहले कभी देखा भी नहीं होगा, और जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको समझाया था। और जियोमॉर्फोलॉजी में हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप जो होता है चल रहा है। ओके, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आप सिलेबस उठाएंगे देखेंगे, उसमें जितनी भी आंतरिक संरचना होती है पृथ्वी के अंदर उसके बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। फिर आपको मैंने बताया कैसे मूवमेंट हो रहा होता है, अर्थ मूवमेंट के बारे में, भू संचलन के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी से क्या इंटरकनेक्शन होता है। इसका पूरा वीडियो मैंने 2 घंटे का लिया था। ओके, आप सोच रहे होंगे ओहो इतना लंबा वीडियो दे दिया, ये तो हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया फिर तो अभी भूचाल ले आइए, क्योंकि अभी भूचाल ले आएंगे तो बाद में क्या पता वो सकारात्मक पहलू लेकर आ जाए। पॉजिटिव रहिए या लाइफ में, क्यों हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे? समझ रहे हैं? तो मैंने आपको भूकंप बताया, ज्वालामुखी को पढ़ाया, वोल्केनो के हर एक कहां किस देश में कैसे वोल्केनो हैं, उनका कैसे वर्गीकरण किया गया है, और साथ ही साथ रिंग ऑफ फायर में क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से नीचे से ऊपर तक भूकंप का क्या क्या क्षेत्र होता है, कैसे वो ज्वालामुखी से कनेक्टेड है, कैसे वो भू संचलन से कनेक्टेड है, वो सब मैंने जानकारी आपको उस वीडियो में दे दिया था, या यूं कहें मैंने क्लास में भी दिया था। इसके बाद मैंने आपको पर्वत रचना का ओहो क्या बेजोड़ तकनीक बताया। आप सोच रहे होंगे काश काश मैं भी पर्वत बना देता। ऐसे बना सकते हैं अपने विचारों से। इस देश के विकास के लिए एक ऐसा पर्वत आप बना सकते हैं जो कि भारत को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। कुछ नया करिए, कुछ नई आपके अंदर जो विकास की भावना है, जो आपके अंदर गुणवत्ता है, उसको निखारिए। फिर देखिए आप भी पर्वत बना सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा पर्वत ही ऊंचा रहे, आप भी ऊंचे बन सकते हैं। ये तो बस माइंडसेट होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये तो वर्ड सबने सुना हुआ है। कुछ ऐसा ही है हमारा ज्योग्राफिकल टर्म। तो इसके बाद मैंने आपको समझाया कैसे किस प्रकार स्थलाकृतियों को बताते हुए मैंने पूरा पिछली वीडियो में हर एक स्टेप बाय स्टेप इयॉन, इरा, पीरियड, एपेक कैसे उनका सीक्वेंस है, कैसे वो सब पार्ट में डिवाइड हैं, वो एक और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और वो उनके टाइम की जो चट्टानें हैं आज के समय से कैसे वो जुड़े हुए हैं, इन सब का विवरण आपको मिल जाएगा। अब आज का टॉपिक का है, मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछले ही वीडियो में। कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बाद में भी बता दूंगा इससे रिलेटेड। पिछली बार से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं।
पहले तो आप उसको तो लिखिए, उस पर कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, तभी तो मैं और भी क्वेश्चन पुटअप करूंगा। कुछ हमारा भी हौसला बढ़ाइए, हम तो आपका बढ़ाते ही रहेंगे। बोलिए। तो आज क्वेश्चन का टर्न नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और हो सका तो भर भर के, झोली भर भर के क्वेश्चन लाऊंगा। आप जो मन हो उठा लीजिएगा उसमें से और यूपीएससी को परोस दीजिएगा। ये काम करिएगा, क्योंकि आपके पास रहेगा नॉलेज। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा पर्वत निर्माणकारी घटना के बारे में। इसमें कैसे टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुए थे, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद कैसे उनका टुकड़ों में टूटा था, उनका टाइम पीरियड जो चल रहा था उसमें ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, वो सब में, और उसके बाद कार्टेशियस, फिर टर्सरी, जुरासिक और क्वाटरनरी युग में, इन सब का पूरा विवरण कैसे, मतलब कि किन किन टाइम में कौन कौन से पर्वत ज्यादा फेमस हो गए थे, बस छोटी सी जानकारी है, इसको जान लीजिएगा। ओके, चर्नियन पर्वत, इस पर्वत का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन। वही प्री कैम्ब्रियन जब धरती पर किसी भी प्रकार के जीवों का विकास नहीं हुआ था, जो भी थे छोटे मोटे रेंगते रांगते जो महासागर में आपको देखने को मिल गए थे। कहेंगे हाँ सर ने पढ़ाया तो था कुछ, जो नहीं देखा होगा वीडियो, कुछ तो बताए थे, वो ज्वालामुखी फटना, वो डांस करता हुए दो व्यक्ति जो कि वहां पर नहीं मिलते हैं, मिलेंगे तो वो मैग्मा में जल जाएंगे, तो वो पूरा विवरण मैंने उसमें आपको दिया हुआ था। तो प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व जो पर्वतों का निर्माण हुआ था उसको एक नाम दिया गया है भूगोल वेत्ताओं के द्वारा चर्नियन पर्वत। अब आप कहेंगे सर जी इसका कुछ एग्जाम्पल भी बता दीजिए तो थोड़ा और ठीक हो जाइए। ओके, यही तो कहेंगे, तो हम बता देते हैं, ज्यादा टेंशन मत ले। उसमें क्या है, स्कैंडिया जो कि यूरोप में है एक पर्वत, ये एग्जाम्पल है चर्नियन पर्वत का। ओहो क्या नाम है, अंग्रेजी नाम, इंग्लिश नाम, ओहो दिल खुश हो गया। अरावली पर्वत, भारत किसी से कम है क्या? हमारा प्यारा भारत, अरावली पर्वत जो कि आज प्रेजेंट टाइम पे अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है। कभी वो भी बना हुआ था वलित पर्वत के रूप में, लेकिन अब एक अवशिष्ट रेसिडुअल पर्वत के रूप में शेष रह गया है। क्या लगता है कि आप एक मिट्टी का घर बना दीजिए, हमेशा 100 साल तक वैसा ही बना रहेगा? नहीं, कुछ मौसमी परिघटनाएं भी होती हैं, कुछ उसमें डिनोडेशन का प्रोसेस भी होता है, कुछ उसमें अपक्षय, अपर्दन और वृहद क्षरण की क्रियाएं भी हो रही होती हैं। इन सब के समावेश से जो पूरा पर्वत बनकर तैयार हुआ था उसमें अपर्दन होने से वो आज प्रेजेंट टाइम पे एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में शेष रह गया है। वो अरावली पर्वत बनकर तैयार हुआ था कब? प्री कैम्ब्रियन युग में। बोलो अरावली पर्वत की जय। कितना ऊंचे, कितना लंबे समय से ये टिका हुआ है धरती पे, और आपके सामने थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, बस रोना शुरू कर देते हैं कि बस हो गया, खत्म, यहीं पर समाप्त है, यूपीएससी हो गया। नहीं, जब ये पर्वत झेल सकता है उतनी बड़ी कठिनाइयों को, तो आप भी झेल सकते हैं। तो भारत का अरावली पर्वत है और लॉरेशियन पर्वत, ये एग्जाम्पल है चर्नियन पर्वत के अंतर्गत, जिनका निर्माण शुरू हो गया था प्री कैम्ब्रियन युग से। पॉइंट याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कैलोडिनियन पर्वत, इसका निर्माण जो हुआ था ये पैलियोजोइक महाकल्प से लेकर के, जिसमें सिल्यूरियन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो रहा था। फिर डेवोनियन शक, जिसमें मछलियां डांस कर रही थी, डिस्को डांस कर रही थी, मत्स्य युग चल रहा था, तब निर्माण हो रहा था कैलोडिनियन पर्वत का। ओके, उस समय जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ उनको जिस श्रेणी में रखा गया उसे क्या कहा गया? कैलोडिनियन पर्वत कहा गया। और भारत का विंध्याचल महादेव सतपुड़ा रेंज, जिसे मैं भारत का, जब मैं आपको बताऊंगा पूरा एक मैप, एक ढांचा कि कैसे विंध्याचल पर्वत को गुजरात से लेकर के, या कहूं तो महाराष्ट्र से लेकर के वो बुंदेलखंड एरिया तक उसको किस किस नाम से जाना जाता है, उसके अगल और बगल से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, उसका पूरा विवरण जब मैं उसमें दूंगा तो आप लालायित हो उठेंगे, खुश हो जाएंगे।
तो विंध्याचल पर्वत जिस पर टिका है महादेव पर्वत, जय जय महादेव, और फिर सतपुड़ा पर्वत, ये सब का निर्माण, ये सब पर्वत जो है कैलोडीनियन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। फिर होता है हर्षिनियन पर्वत, हंसने वाला पर्वत, ऐसा मत समझ जाइएगा, बस याद करने के लिए, हर्षिनियन पर्वत। और इसका निर्माण हो रहा था पैलियोजोइक महाकल्प के अंतिम शक पर्मियन, जो पर्मियन मैंने बताया था, पर्मियन जो लास्ट पीरियड चल रहा था उस टाइम में, तब इसका निर्माण हो रहा था, जिसमें वॉस्चेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, आल्पस पर्वत, यूराल पर्वत और अपलेशियन पर्वत का निर्माण हो रहा था। वॉस्चेस पर्वत कहां है? अब ये आप बताओगे, मैं चलिए एक बता देता हूं, ऑप्शन देता हूं, क्या केवल फ्रांस में है, क्या केवल जर्मनी में है, या दोनों जगह पे है? वास्चेस पर्वत ये आप बताइएगा, या दोनों जगह किसी में नहीं है, दोनों खा के बैठ गए हैं वास्चेस को, कुछ ऐसा हो गया हो शायद, आपको लग रहा होगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, इसके बारे में आप बताइएगा, ये कहां पर है और ये किस घटना, किस स्थलाकृति के तहत ये आता है? रैंप घाटी के तहत आता है, भ्रंशोद घाटी के तहत आता है, या हॉर्स पर्वत के तहत आता है? ये आप बताइएगा, मैंने उस पर पूरा टाइम आपको दिया था। फिर आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत का नाम सुनकर आप स्विट्जरलैंड का तो सोच ही रहे होंगे कि वहां जाएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, मौज करेंगे और आल्पस पर्वत की चोटियों पे चढ़ के डिस्को डांस करेंगे। ओके, तो आल्पस पर्वत आपको स्विट्जरलैंड की तरफ मिलेगा, उसके बॉर्डर के एरिया में जाकर के मिलेगा। और फिर है यूराल पर्वत, ये कहां पर है? क्या यूराल पर्वत को हम ये कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया को ये दो भागों में डिवाइडेशन का काम कर रहा है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या एक डिवाइडर है ये? मैं अभी क्यों बताऊंगा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी से आप सोच के बैठिए थोड़ा सा कि यूराल पर्वत का क्या काम है और ये किस देश में स्थित है, ये किस छोर से लेकर के किस छोर तक ये फैला हुआ है, यहां से कौन सी नदी निकली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूराल पर्वत इस समय सुर्खियों में हो सकता है क्योंकि यूक्रेन रसिया का मुद्दा अभी भी शांत नहीं हो पाया है और यूपीएससी की आंखें बड़ी बड़ी चारों तरफ से घूम रही हैं, और लेकिन वो भी ये भी देखता रहेगा कि बच्चे कौन सा क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं। वो तो बिल्कुल नहीं देगा, वो अगर पूछ लेगा आपसे, सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लेगा, मुद्दा क्या हुआ, किन दो देशों को उसने ग्रहण कर लिया, फला धमाका, ये नहीं पूछेगा। सिंपल वो पूछ लेगा कि इन दोनों देशों के वजह से भारत पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं पर क्या असर पड़ रहा है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी रखने की उसकी आदत नहीं है। बच्चे पढ़ के चले आते हैं, फिर सोचते हैं कि काश वही सिंपल क्वेश्चन आ जाता। वो ऐसे कभी नहीं रखेगा। वो उसके क्या पहलू, क्या इंपैक्ट पड़ रहे होते हैं लाइफ पे, हमारे भारत के आर्थिक व्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको वही पूछेगा। वैश्विक स्तर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कल ही बताया था जापान पर क्या उसका असर पड़ा था। 4 द्वीप के लिए बेचारा रो रहा था। वो 1999 में समझौता हुआ था और फिर भी आज प्रेजेंट टाइम पे अब सोचिए उन 4 द्वीपों पर जापान के सगे संबंधी लोग रहते थे या हैं अभी भी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अब उनको मिलने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी और मूड खनक गया अगर उसका रूस का, तो वो भी नहीं मिलने देगा। फिर वो ये स्थिति आकर यहां पर जनरेट हो गई है क्योंकि वो चला गया था नाटो में और नाटो में उसने बोल दिया मैं यूक्रेन का सपोर्ट करता हूं क्योंकि रूस ने गलत किया है उसके साथ। देखिए ये देश है ना, जस्ट इंसान समझिए, एक तरफ रूस है तो एक तरफ अमेरिका है, 2 हाथी हैं ये देश में। छोटे अगर उसमें गए तो रगड़ जाएंगे, अच्छे से घुन की तरह पिसेंगे वो। और कुछ यही स्थिति आकर जनरेट हो जाती है। अपना भारत महान है, गुट निरपेक्ष नीति पे चलने वाला ये भारत है जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, क्योंकि ये भारत जो है एक जगत गुरु है। कुछ भी बोल दे, सारी दुनिया की पैनी नजर केवल भारत पे रहती है कि वो किसका सपोर्ट करने जा रहा है। सोचिए ये महत्व है आपके भारतीय होने का, ये चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। तो यूराल पर्वत पे कुछ ऐसे ही रूस को लेकर मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। फिर अपलेशियन पर्वत, इससे भी रिलेटेड अमेरिका, यूरोप जिसमें पूरा फैला हुआ अपलेशियन पर्वत, आप अमेरिका में जाकर इसको आराम से देख सकते हैं। ओके, फिर होता है अल्पाइन पर्वत। इसका निर्माण जो हुआ था
क्रेटेशियस शक से लेकर प्लेस्टोसीन शक में जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ उसको किस श्रेणी में डाल दिया गया है? उसको अल्पाइन पर्वत की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें हमारे दो प्यारे प्यारे भाई साहब रॉकी और एंडीज विराजमान है लंबी श्रेणी के साथ। मैंने लंबी श्रेणी क्यों बोल दिया? सर ने ऐसे मजाक में बोल दिया? नहीं, पर्वत श्रेणियों में सबसे लंबी श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। अपने दिमाग में ये भर के रख लीजिए। अगर ऊंचाई का पूछा जाए तो अपना हिमालय सबसे ऊंचा है, लेकिन लंबाई के मामले में पूछा जाए तो एंडीज पर्वत सबसे लंबा पर्वत में माना जाता है। यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एल्पाइन, एटलस, कुछ इसी के नाम पर ही, इसी के अल्पाइन के नाम पर ही इसका नाम अल्पाइन पर्वत रख दिया गया है। ओके, फिर एटलस पर्वत आप चले जाइएगा मोरक्को के साइड, वहां से भी कुछ विद्वान आए थे हमारे भारत में, कुछ आए थे, आप पढ़ेंगे जब विजयनगर साम्राज्य था तो वहां पर आए थे, कुछ उससे बाद में आए थे। तो एटलस जहां पर मोरक्को और अफ्रीका का वो हिस्सा जहां पर रेगिस्तान है वहां पर यह एटलस पर्वत पाया जाता है। और हिमालय की 3 श्रेणियां, प्यारी प्यारी वो 3 श्रेणियां जब आप देखते हैं तो उसके मनोहर दृश्य में आप खो जाते हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेटेस्ट कौन सा है इसमें, ये आप बताइएगा कि कौन न्यूली तरीके से वो बना हुआ है। तो ये था पर्वत निर्माणकारी घटनाएं स्टेप बाय स्टेप समय के अनुसार जैसे उनका निर्माण हुआ, उनको किस श्रेणी में रख दिया गया, वो ये जानकारी थी। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से निकाल लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब हो गया तो आगे चलते हैं। अब आज के टॉपिक पे चलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। याद होगा पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। मैं एक बार हल्का सा खाका खींच देता हूं, एक उसका ढांचा बना देता हूं, फिर से आपके दिमाग में वो आ जाए। बाकी तो आप लोग बुद्धिमान हैं ही, क्योंकि मैं मानता हूं आप बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, पहली जीत तो आपने वहीं पर ही हासिल कर ली कि आपने अपने माइंड सेट में ये चीज डाल दी कि मैं इस पर फतह करके रहूंगा, तो आप जरूर करके रहेंगे। बस वीडियो देखते रहिए तो उसमें आपका भी भला हो जाएगा। ओके, मैंने क्या बताया था, किसने दिया था? वैगनर महोदय ने दिया था। ये थे तो एक जलवायु वैज्ञानिक, लेकिन गूढ़ विचारों से भरे हुए, मन इनका तिलमिला रहा था। सोचा भू संचलन हो रहा है, क्यों ना थोड़ा सा अपना विचार भी डाल दिया जाए। तो वो लेकर आ गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जबकि वो जलवायु वैज्ञानिक थे, उनको क्लाइमेटोलॉजी पर उनका विचार दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर दिया और उनका ये विचार मान्य भी रहा। और कुछ लोगों के दिमाग पर उसका ज्यादा बोझ पड़ा, वो बेचारे डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने कहा मैं आपकी कुछ मान्यताओं को, नीतियों को, रूल्स को नहीं मानता हूं। वो कैसे नहीं मानते हैं, मैं अभी आपको उसकी जानकारी देता हूं। पहले तो ये बता दूं कि वो क्या अपने नियम दिए थे, क्या सिद्धांत दिए थे उन्होंने, वैगनर महोदय ने। और उन्होंने अगर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया तो क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने धरती का पूरा मानचित्रण देखा और उसमें देखा कि आखिर हर एक स्टेप बाय स्टेप कैसे वो जुड़े हुए थे, जिक्रा के द्वारा कैसे वो आपस में टच हुए थे। आखिर वो टहले होंगे शायद कि अमेरिका गए होंगे, अपलेशन पर्वत देखे होंगे, फिर हिमालय पर्वत आकर देखे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि दोनों जगह तो एक ही विशेषता है। ये तो नहीं मालूंगा, स्कैंडिनेवियाई प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश के अंतर्गत कुछ जीवाश्म एक जैसा मिल गया, तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ तुलनाएं कर दी। बस वो इस विस्थापन सिद्धांत के द्वारा ये देखना बताएं कि किस प्रकार हमारी धरती अभी भी हलचल कर रही है, किस प्रकार स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर सरक रही है, विस्थापित हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, और वो किस डायरेक्शन में, किस बल की वजह से जा रही है। वैगनर सिद्धांत ने, उन्होंने पहले तो एक खाका बनाया, किसका? पृथ्वी का एक खाका बनाया, और उसमें उन्होंने छोटा सा, प्यारा सा, छोटा नहीं कहेंगे तब बहुत बड़ा महाद्वीप था, महाद्वीप का डायग्राम बनाया। और महाद्वीप के डायग्राम के बनाने के बाद एक बार वो जा रहे थे और बीच में उनको यूराल सागर यहां पर नहीं आपको मिलेगा, फिर उनको एक सागर दिखा वहां पर,
और उस सागर को देखने के बाद उन्होंने सोचा ये बीच में आ गया, ये क्या है। फिलहाल तो उनके समय में ये सब चीजें नहीं थी। ओके, ये सभी चीजें जो है बाद में आई थी, बाद में सारी क्रियाएं हुई थी, तब जाकर के कहीं पर इसका उन्होंने विकास किया था कि आखिर कैसे ये सब बना था। उन्होंने ये जो पूरा समुद्र फैला हुआ है उसको उन्होंने नाम दिया, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, पैंथालिशा। और ये जो महाद्वीप फैला हुआ था इसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। और जहां पर जो सागर उनको बीच में दर्शन दिया उसका नाम उन्होंने रखा टेथिस सागर। फिर उन्होंने ये बताया जो नॉर्थ साइड था और जो साउथ साइड था, नॉर्थ वाले जितने भी महाद्वीप थे उसका नाम उन्होंने क्या रखा, उसका नाम उन्होंने रखा अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से ये ना समझिएगा अंगार उगल रहा है, चाइना भी उसी में घुसा पड़ा है, क्या पता वही अंगार उगल रहा हो। और दूसरा था गोंडवाना लैंड। जो साउथ का हिस्सा था उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड का, और जो उत्तर का हिस्सा था उसको अंगारा लैंड का नाम दिया गया। और बेचारा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा जो टेथिस सागर था, इन दोनों महाद्वीपों के बीच में वो पिस रहा था, और इसी पिसने का नतीजा पैदा हुआ हिमालय पर्वत। महाद्वीप टक्कर टक्कर पे टक्कर, आज भी टक्कर हो रहा है। कभी कभी कुछ विद्वान बोलते हैं, जैसे कि उनको कभी बताता हूं कि ये हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, इतना तो नहीं डिटेल में बताता हूं, हम ये जैसे बोल देते हैं कि दो चट्टानें आपस में लड़ रही हैं, एक पूरा एशिया की चट्टानें, यूरोप एशिया यूरेशियन, और एक हमारा भारतीय चट्टानें हैं। वो इस प्रकार लड़ रही हैं कि क्या बताएं, भारतीय प्लेट अंदर ही अंदर होते हुए जा रही है और उसके ऊपर जो है यूरेशियन प्लेट उस पर आ रहा है, और उसका नतीजा निकल रहा है कि हिमालय पर्वत बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो कुछ महान विद्वान मिल जाएंगे, अरे बाप रे, तो कहा एक दिन हम चाइना के अंदर घुस जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्या पता चाइना ही घुस जाए कहीं और सिर्फ पूरे विश्व में भारत ही भारत रह जाए, ये भी सोच सकते हैं आप। तो यहां पर इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो पूरा मतलब कि विखंडन हुआ उसका पूरा विवरण दिया था वेगनर महोदय ने। उसमें उन्होंने दो फोर्स की बात कही थी, वो दिमाग में जरूर रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक थे पृथ्वी के उपग्रह कौन है, चंद्रमा। इसमें ये क्या हो रहा है, चंद्रमा एकदम वहां पर विलुप्त स्थिति में चला गया है। तो एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। फिर मैं क्या बता रहा था कि इसमें दो फोर्स की उन्होंने बात कही थी। वो कौन से दो फोर्स की बात कही थी, एक तो उन्होंने कहा था चंद्रमा की वजह से एक आकर्षण बल वर्क कर रहा होता है, और उस आकर्षण बल, उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि ये जो पृथ्वी है, क्या आपको लगता है पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है या पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है? पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, अब आप बताओ। हमेशा मैं ही क्यों बताऊं, मैं भी जिद्दी हूं, मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप अपनी माइंड पे भी थोड़ा सा जोर डालिए, फिर तो मैं बताता ही रहूंगा। चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से उन्होंने कहा कि
जो महाद्वीप है वो पश्चिम की ओर चलने लगा। चंद्रमा का आकर्षण बल इतना हाई उनको लगा कि पूरे महाद्वीप को वो खींच रहा है पश्चिम की ओर। और इससे पहले उन्होंने बोला कि सियोल से निर्मित जो पटल था, प्लेट थी, वो किस पर सरक रहा है, जैसे कि ये ऊपर सियोल और नीचे जो है सीमा, ये दो परतें थी। सियोल सिलिकॉन और एल्युमिनियम का कॉम्बिनेशन, ये वाली जो प्लेट है सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन वाली जो प्लेट है उसके ऊपर तैर रही है, ऐसा वेगनर महोदय का कहना था। और दूसरा उन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल जिस पर आप टिके हुए हैं, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सारे महाद्वीप जो हैं वो सेंटर की तरफ आना शुरू कर दिए हैं। सेंटर बोले तो वो इक्वेटर के पास आना शुरू कर दिए थे, कुछ इस प्रकार मिलाकर। तो इसमें जो दूसरे लोग थे, दूसरे भूगोलवेत्ता थे, उनके दिमाग पर काफी जोर पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि हर चीज एक ही तरफ कैसे आ जाएंगी, इस पर उनकी मान्यता पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। ओके, फिर अभी मैं उसको बताता हूं। तीसरा, फिलहाल तो उन्होंने जो दो बल की बात कही थी इसी पे कही थी, और इसका पूरा उन्होंने वर्णन किया फिर अच्छे से। और इसके समर्थन में उन्होंने कुछ साक्ष्य अपने दिए ताकि बता सके कि कब कौन सी घटनाएं किससे कोरिलेट होते हुए चल रही हैं। ऐसे ही नहीं उन्होंने बताया, जलवायु वैज्ञानिक थे भाई, उनको सब कुछ नॉलेज था, पूरे किस प्रकार के मौसमी परिघटनाएं हर जगह हो रही हैं, कुछ उसका उन्होंने लिया, जीवाश्मों का अध्ययन करा बाद में चल के, और उसके आधार पर फिर उन्होंने इसका पूरा निर्णय दिया था। अब चलते हैं, ये देखिए प्यारा सा क्यूट सा डायग्राम पर्मियन युग से, जो कि लास्ट में चलता है, पर्मियन पीरियड से चलता हुआ, कैसे उस समय सब कुछ एक दूसरे से सटा हुआ था। लेकिन क्रेटेशियस युग में, पहले तो कार्बोनिफेरस में जाएंगे। इनका मानना था कि कार्बोनिफेरस युग से पहले कोई भी घटनाएं नहीं हुई थी, कोई भी विस्थापन नहीं होया था। माइंड में इसे अपलोड करिएगा, समझिए। कार्बोनिफेरस युग, उसमें उन्होंने कहा था कि उसके बाद से जो अमेरिकी प्लेट है उसमें विस्थापन होना शुरू हुआ था, वो पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू हुए थे। चंद्रमा के आकर्षण बल का उस पर इफेक्ट पड़ रहा था। ओके, ये जो अमेरिकी प्लेट देख रहे हैं कुछ ऐसे आगे की ओर बढ़ना शुरू हुआ था। फिर शुरू होता है ट्रैसिक और जुरैसिक युग का। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, महाद्वीप, वो टूटना शुरू हुआ था। और टूटने के बाद उसमें जो दक्षिण और पूर्व देश हैं उनका निर्माण होना उसमें शुरू हुआ था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का निर्माण हो रहा था, अंटार्कटिका का प्लेट का निर्माण हो रहा था। 7 प्लेट मैंने आपको बताया था, जिसमें एक प्लेट ऐसा है जो सबसे बड़ा है, और वो महाद्वीपीय प्लेट नहीं है, वो ओनली जवाब तो मैंने दे ही दिया, वो एक महासागरीय प्लेट है। ओके, तो ट्रैसिक और जुरैसिक युग में इस कुछ यहां पर विस्थापन होना शुरू हो गया था, वो नीचे की ओर सरकना प्लेट शुरू हो गई थी। और क्रेटेशियस युग में इसमें अमेरिका एकदम से सभी से नाते रिश्ते छोड़ के चल पड़ा अपने डोर पे, और बीच में रह गया, बीच में एक अटलांटिक महासागर का पूरा सा समुंदर। डोली में बैठ के निकल गया अमेरिका, छोड़ गया बीच में अटलांटिक महासागर, और उसी अटलांटिक महासागर को ही अब आप पार करके पहुंच पाएंगे अमेरिका। और यही अटलांटिक महासागर में वो पूरा जो महासागर था उसी का पानी उसमें चला गया। और ये सारी जो घटनाएं हुई उसके दौरान कई स्थलाकृतियां बनकर तैयार हुई, तनाव मूलक बल वर्क किया उसमें, तब जाकर के उसमें विस्थापन होना शुरू हुआ। जब मैं आपको बताऊंगा सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार अमेरिका ने सभी महाद्वीपों से अपने को तोड़ता हुआ दूर चला गया और बीच में महासागरों के अंदर छोड़ दिया उसने छोटी छोटी स्थलाकृतियां। ओके भाई, अमेरिका है पावरफुल कंट्री,
घुस गया, निकल गया। उसको तो हमको लगता है कुछ ज्यादा ही चंद्रमा से प्यार था, इसलिए चंद्रमा के बल से वो निकल गया उधर किनारे। तो इस प्रकार क्रिटेशियस युग में वो अटलांटिक महासागर का निर्माण करता हुआ आगे बढ़ गया। और फिर प्रेजेंट टाइम पे जिसमें आप नौनिहाल हुए, बच्चे हुए, आगे बढ़े, विकास कर रहे हैं, और यहां पर कहीं बैठकर आप क्लासेस हमारी सुन रहे हैं, तब ये प्रेजेंट टाइम आपको देखने को मिल गया था। ओके, तो इस प्रकार ये पूरी घटनाएं हमारी धरती पर होती रही, और जिसको हम नहीं देख पाए। कैसे देख पाते हैं? आप हजारों या करोड़ों साल पहले तो जन्मे नहीं थे तो देख पाते वो, क्योंकि ये आज की घटनाएं नहीं है, करोड़ों साल से होते हुए हर एक युग में एसोइक, फेनरोजोइक, फिर पूरा कार्बोनिफेरस से होते हुए, फिर ट्रेसिक, जुरासिक, फिर उसके बाद क्रिटेशियस युग से होते हुए आगे बढ़ता रहा ये प्रोसेस। फिर प्लेस्टोसीन, ओल्गोसीन, फिर ऐसे कई सीन दिखते रहे, फिर हम प्रेजेंट टाइम पे आज हम मानव आ गए हैं इस पे। तो ये था पूरा एक डायग्राम, जिसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल इसका भी हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं के साथ, कुछ एक फैक्ट्स के साथ। बाकी तो मैंने समझा दिया है, उसको आप अपने जो मस्तिष्क पटल है उस पर रखे रहिएगा। बाकी आप नोट बना सकते हैं या जो भी आप चाहें वो करिए, बस अपनी नॉलेज को जरूर बढ़ा लीजिए। वेगनर के अनुसार सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैरते हैं। मैं किसी बॉयज या गर्ल्स का नाम नहीं ले रहा हूं, ये मिनरल्स के आधार पर जो उनका तत्व होता है उनके आधार पर इसका नाम लिया गया है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और मैंने बताया था भू प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नहीं, भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है, मैंने क्या बताया था, ओशियाल, कुछ ऐसे याद कीजिए, ओशियाल, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, सिलिकॉन होता है, थर्ड नंबर पे आता है एल्युमिनियम भाई साहब आते हैं। तो इस प्रकार तैयार होता है एक मिनरल्स का पूरा, क्या बोले आगे आप जोड़ लीजिएगा लाइन। तो सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर कुछ इस प्रकार तैर रहा है, ऐसा मानना था वेगनर महोदय का। और फिर उन्होंने कहा क्रस्ट की उत्पत्ति के समय, याद रखिएगा, क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद महाद्वीपीय पैंजिया, जिसका मैंने अभी आपको बताया था महाद्वीप है ये, और फिर बृहद महासागर पैंथोलिशा का निर्माण हुआ, और पैंजिया के मध्य में प्यारा सा क्यूट सा टेथिस सागर अवस्थित था, किलकारियां ले रहा था। उसे क्या मालूम था कभी हमारे ही ऊपर अतिक्रमण हो जाएगा और हमारे ही अंदर के अवसादों को निकाल करके बना दिया जाएगा पूरा हिमालय। हुआ था ना महाद्वीपीय टक्कर, वहां के बीच के अवसाद ऊपर उठना शुरू होते गए, और फिर उसी में जो बैक में उसका निर्माण हुआ वो होता है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद और मध्य, और फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, और उसमें छोटे छोटे घाटियां बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसमें ITS हो गया, MCF हो गया, मेन क्रस्ट हो गया, और मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया, HFF हो गया, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट हो गया। तो कुछ इस प्रकार के उसमें वैली बनना स्टार्ट हो गए। ये अब अगर आप संरचना वाले में पढ़ेंगे तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जब मैंने आपको बताया था तो वो कुछ इसी प्रकार हुआ था, वो आपको बेसिक बताया था। उसके तर्ज पर पूरा हिमालय कैसे बन रहा होता है वो यहां पर आप जान गए थे। ओके, अब चंद्रमा के इन्होंने दो बल की कौन सी बात की थी, चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पेंजिया के विखंडन के बाद विस्थापन हुआ था। फिर उन्होंने दोनों के बारे में बताया और कहा कि चंद्रमा की वजह से पूरा जो महाद्वीप था वो पश्चिम की ओर भागा, और जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसका केंद्र बिंदु हो गया पूरे इक्वेटर की तरफ, और वहां पर आकर महाद्वीप वहां पर आकर समाहित हो गए। कुछ इस प्रकार उन्होंने बताया था, जिसकी इस मान्यता पर भी लोगों के संदेह उठे थे। ओके, अब महाद्वीपों के विस्थापन के पश्चिम की ओर यह विषुवत रेखा
की ओर हुआ था उनका विस्थापन, जो कि मैंने आपको बता दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट करने के संदर्भ में दिया गया था। दिखा दिया उन्होंने अपना नॉलेज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ के आधार पर। अब देखिए उनकी मान्यताओं पर कैसे प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। यहां पर उस चीज को भी मैं आपको बताते हुए चलता हूं, ताकि आपको मेंस में कभी आलोचनात्मक दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आप उसका आंसर लिख सके आराम से। उन्होंने कहा अब इन्होंने कहा कि दो बल की वजह से उसमें विस्थापन होता रहता है। तो अन्य भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि अगर कैसे चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बल इतना हाई हो सकता है भाई कि वो किसी महाद्वीप को अपने पास खींच ले। पहला पॉइंट उन्होंने इस पर उठाया। और उससे भी पहले कुछ लोगों ने यह उठाया कि कार्बोनीफेरस युग से आप कह रहे हैं कि चेंजेस होना शुरू हो गए थे। पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कार्बोनीफेरस वही कोयला का युग, कार्बोनीफेरस। ओके, इन्होंने कहा था कार्बोनीफेरस युग के बाद से चेंजेस होना शुरू हो गया था, विस्थापन होना शुरू हो गया था, जिसमें लोगों ने कहा, अन्य भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि अगर कार्बोनीफेरस के बाद से हुआ है तो उससे पहले क्या सो रही थी पृथ्वी या कहीं और खोने टहलने चली गई थी। उनका यह कहना था कि उससे पहले के बारे में आपको पहले जानकारी देनी चाहिए कि उससे पहले क्या घटनाएं हुई थी, तब आप बताइए कि हाँ कार्बोनीफेरस के बाद से सारी घटनाएं स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। वैगनर महोदय होते तो एक दो थप्पड़ लगा देते, कहते यार इतना मुश्किल से एक तो हम निकाले हैं सारा, और ऊपर से क्या है कि तुम लोग एकदम अपनी एकदम दिमाग लगाए पड़े हो। अब हम वहां पहुंच तो गए नहीं थे कि कार्बोनीफेरस युग में जाकर देख लेते, अब थोड़ा सा हमारा भी नॉलेज है, दे दिया हमने जलवायु सिद्धांत के ऊपर। क्यों, सही कह रहा हूं ना। तो ये उनके पहली जो आलोचनात्मक टिप्पणी दी गई थी, इस क्षेत्र पर क्वेश्चन चिन्ह लगाया गया था। और दूसरा जो लगाया गया था कि उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसमें चेंजेस हो रहा है, इक्वेटर की ओर जा रहा है, विषुवत रेखा की ओर जा रहा है। तो इन्होंने विषुवत रेखा की ओर उसका मूवमेंट हो रहा है, तो अन्य लोगों का कहना था अगर विषुवत रेखा की ओर ही जा रहा है तो सारी पृथ्वी का सभी महाद्वीप ओनली ऑन केवल इक्वेटर पे ही दिखने चाहिए थे। इधर उधर कहीं भाग गए भाई, लड़ाई वड़ाई हुई थी क्या आपस में सबकी? क्या अमेरिका एकदम निकल गया उधर पश्चिम की ओर, ऑस्ट्रेलिया मुंह फुला के निकल गया नीचे की ओर दक्षिण की ओर, और उधर रसिया का पूरा हिस्सा वो निकल गया उधर उत्तर की ओर, और उसमें भी सबसे महान आर्कटिक क्षेत्र, उसने कहा हम तो ठंडा रहेंगे, हम तो निकल पड़े हम ठंडे की ओर। तो आखिर ये सब जो क्रियाएं हुई थी ये क्यों हुई? अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही वर्क कर रहा था, सभी चीजों को आपने कह दिया कि विषुवत रेखा की ओर जा रहा था, तो फिर सभी महाद्वीप विषुवत रेखा की तरफ ही दिखने चाहिए थे। और ऊपर से आपने कह दिया कि चंद्रमा के इतना ज्यादा फोर्स है। ओहो, चंद्रमा तो खुश हो रहा होगा। खुश रहो भाई, आपको भी खुश रहने का अधिकार है। तो ये इस पर प्रश्न चिन्ह उठा था उन पर, इसको आप जरूर मेंशन करिएगा। और इन्होंने अभी आगे बताऊंगा और भी इसके कुछ पॉइंट, तब उस पर लोगों के क्या विचार थे। वैगनर ने पैंथालिशा को ही प्रशांत महासागर का फिर नाम दे दिया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, वैगनर ने पैंथालिशा जो है वही अब बोला कि सबसे बड़ा जो प्लेट है धरती पे, महासागरीय प्लेट, वो पैंथालिशा ही है। अब प्रेजेंट टाइम पे प्रशांत महासागर हो चुका है, पैसिफिक ओशियन हो चुका है, जिसने अपने अंदर कई द्वीपों को, कई मग्न तटों को, कई सीमाउंट्स को अपने अंदर समाहित कर रखा है। उसके अंदर कई रिज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा पॉइंट उन्होंने अपने मान्यताओं के तहत दिया था। उसके बाद सिद्धांत के समर्थन में दिए गए कुछ अन्य साक्ष्य भी थे, जैसे कि अब साक्ष्य उन्होंने क्या क्या दिए, किस आधार पर उन्होंने बताया कि भैया कोई चीज अगर आपको बतानी है तो उसका पहले प्रूफ देना काफी आवश्यक होता है। बिना प्रूफ के तो कोई चीज नहीं हो सकती है। ओके,
डांस करते हुए आए पूरा एकदम। वैगनर महोदय, हमने कहा मैं आज आपको देख रहूंगा किस प्रकार होता है ये पूरा विस्थापन। कैसे आप नहीं समझोगे, अभी समझाता हूं। उन्होंने कहा जक्स्ट्रा फिक्स ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों का परस्पर जुड़ाव के आधार पर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा अब आप ही लीजिए पूरा मैप लीजिए, उसको किसी भी चीज से, ब्लेड से, जिससे हो सके काट लीजिए, छोटे छोटे जैसे भी, एकदम माइन्यूट टू माइन्यूट उसको काट लीजिए। और फिर देखिए आप अफ्रीका को और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर देखिए, वो एकदम डिट्टो दिखेंगे कि हाँ वहीं से टूटा हुआ लगा वो। मोजाम्बिक के बगल, सोमालिया के नीचे, केन्या के बगल आप देखेंगे एक हिस्सा कटा हुआ लगेगा, वो हमारा भारत का हिस्सा है। क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले मानव जो आए थे धरती पे, या भारत में भी कहा जाए तो वो नर्मदा के तट पर देखे गए थे। जय हो नर्मदा मैया, आपके तट पर दिखे सबसे पहले मानव। ये महाद्वीपीय जो विस्तार है, कटक, ये जो पूरा महाद्वीप है, महाद्वीपीय सॉरी प्रायद्वीपीय ये जो है भारत का हिस्सा, वो कभी अफ्रीका में ही सटा हुआ था, वहां से टूटकर वो पूरब की ओर बढ़ा था और पूरब से होते हुए वो उत्तर की ओर गया था। तो मतलब कुछ ऐसे डायग्राम होते हुए हो गया था, ऐसे। और उसी से आप देखेंगे सटा हुआ था पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने दिया था महाद्वीपों का परस्पर जुड़ाव। एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम आपको दिखाता हूं। ये देखिए ब्राजील और गिनी की खाड़ी, अफ्रीका का जब गठबंधन हुआ था, इनके बीच अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक में पता नहीं क्या हो गया कार्बोनिफेरस युग में कि उनके बीच संधि विच्छेद हो गया। कभी साथ न तोड़ने की कस्में खाने वाले ये दो महाद्वीप आखिर में साथ तोड़ करके एक दूसरे से दूर चले गए और बीच में छोड़ गए वो एक बड़ा सा, कौन सा, अटलांटिक महासागर छोड़ गए। और इतना ही नहीं छोड़े, बीच में उन्होंने छोड़ दिया कई रिज, कटक और भी कई उसमें जो रचनात्मक प्लेटें बन रही थे उसको छोड़ते हुए चले गए। आप कह रहे होंगे कि इंसान तो इंसान और महाद्वीप, प्रकृति भी ऐसा खेल खेलता है, क्यों नहीं। मैं कहता था ना कि हर चीज प्रकृति सिखाती है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज कहीं मूवी में देख करके, किसी के विचारों को देख कर ही समझे। जस्ट एक घंटा आप प्रकृति के साथ बिताइए, आपको वो जो नॉलेज देगा ना, वो हर किसी और नॉलेज से सबसे बेहतर, सबसे प्रामाणिक नॉलेज होगा कि आपका दिल और दिमाग दोनों प्रसन्न हो जाएगा। कोई भी जब डिप्रेशन में जाता है तो वो ज्यादातर वो पहाड़ी इलाके या शांत इलाकों में जाने के लिए उसको कहा जाता है थोड़ा मन शांत हो जाए। कोई भी यज्ञ करता है, कोई भी जैसे कि साधु संत जो भी हो गए, वो पहाड़ी इलाकों की ओर, शांत इलाकों में जाएंगे, वहां तपस्या करते हैं, क्योंकि उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उस क्षेत्र पर। हमारा कश्मीर ऐसे ही नहीं था, उसे वो एक ऐसा अद्भुत दैवीय क्षेत्र है कि वहां पर जिसने तपस्या की उसने आज एक नई अपनी रचनाएं लिखकर पूरे भारत का विकास करता हुआ चला गया। बस अब हम ही हैं जो उनकी इज्जत बचाए रखें, उनके नाम को रोशन करें। वरना नागार्जुन को क्यों हम बोलते हैं कि वो भारत के आइंस्टाइन हैं? मैं तो कहता हूं आइंस्टाइन को बोलिए कि वो भारत, वो जहां के भी हैं आइंस्टाइन, वो वहां के नागार्जुन हैं। पहले हमारे नागार्जुन सर आए थे, फिर कहीं वो आए थे। तो इज्जत यहां से देना शुरू करिए, फिर देखिए कि कैसे विकास होता है। तो इस प्रकार जक्स्ट्रा फिक्स के द्वारा उन्होंने बताया कि किस प्रकार महाद्वीपों में विस्थापन होना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने संरचनात्मक और स्तरिक प्रमाण दिया, स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटिग्राफिकल एविडेंस के आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके बीच डिवाइडेशन हुआ था या जुड़े हुए थे। संरचनात्मक स्तरित उनके स्ट्रक्चर को बताया, जैसे कि आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, किस प्रकार एकदम स्टेप टू स्टेप ये जुड़े हुए थे। इस पर भी आलोचकों का कहना था
पृथ्वी तो हर चट्टान जो होता है चलायमान स्थिति में रहता है, तो उनके मन में इस चीज को लेकर दुविधा थी। वैसे तो कई खंड में बट चुके रहे होंगे, फिर कैसे आप गेस कर पाए कि वो जुड़ा ही है? क्योंकि हर एक चट्टान जो है, हर एक प्लेटें जो है, वो अभी भी विस्थापित हो रही हैं, वो अभी भी परिवर्तनशील हैं। इस पर भी प्रश्न चिन्ह उन पर लगाया गया था। और तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था, तट के किनारे भ्रंश तल का पाया जाना। भ्रंश तल, जिसमें तनाव मूलक बल का अपना अहम योगदान था और रचनात्मक प्लेटों का निर्माण हो रहा था। उस भ्रंश तल पर समुद्र के अंदर आपको जाकर देखने को वो चीज आराम से मिल जाएगी। तो तट के किनारे जो भ्रंश तल पाए गए, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि कभी ना कभी वो टूटे जरूर रहे होंगे, तभी तो बीच में ये खड्ड बनता जा रहा है, ये कटक बनता हुआ जा रहा है, ये भ्रंश बनता हुआ जा रहा है। अगर जुड़ा हुआ रहता तो क्यों ऐसा होता? जैसे कि ये दो प्लेटें हैं, ये पूरा दो प्लेटें हैं, ए प्लेट बी प्लेट, और इनके बीच धीरे धीरे यहां पर विस्थापन होना शुरू हुआ। ये यहां पर गए, ये यहां पर गए, और जब भी विस्थापन होता है तो बीच में ये भ्रंश बनता हुआ चलता है, एकदम चीरता हुआ। जैसे ये दोनों, मैं ऐसे बताता हूं आपको, ये दो चट्टाने हैं, एकदम सटे हुए हैं, एकदम सटे हुए हैं ऐसे, और जब उसमें तनाव मूलक बल की वजह से जब उसमें टूटना शुरू हुआ तो कुछ बीच में जो है भ्रंश का निर्माण होते हुए चला गया। उसके आधार पर इन्होंने बताया तो कभी ना कभी ये महादेव जरूर टूटे रहे होंगे, उस चीज की इन्होंने जानकारी दी थी, उसके आधार पर इन्होंने बताया था। तीसरा उन्होंने बताया था, चौथा, जीवाश्म प्रमाण, फॉसिल एविडेंस के बारे में बताया था कि किस प्रकार एक जगह पर पाए जाने वाले जीव जंतु दूसरी जगह पर भी पाए जाते हैं। ये चीज उन्होंने बताई थी। उन्होंने दो जीवाश्मों का खासा ध्यान दिया। एक दिया था ग्लासफिटेरियस और मेसोसोरस के जीवाश्मों का अध्ययन किया, और ये दो जगहों पर पाया गया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, और साथ ही साथ ये प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया था। तो इन्होंने बताया कभी ना कभी तो सारे महाद्वीप आपस में जुड़े जरूर रहे होंगे। इस जीवाश्मों के अध्ययन से उन्होंने बताया था कि एक जीवाश्म, एक जानवर कैसे एक पूरे महासागर को पार करते हुए या उड़ करके कैसे दूसरी जगह पर जा सकता है। वेगनर महोदय ने इस चीज पर बताया था। एक और उन्होंने लेमिंग जीवाश्म के बारे में बताया था, जो कि जल में तैरने वाला एक सरीसृप होता है, सरीसृप, तैरने वाला जीव। अब नहीं रह गया है लेमिंग जीव। ये आपको उत्तरी अमेरिका और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में देखने को मिल जाएगा। जब आप वहां पर खुदाई करेंगे तब वहां से निकल के आएगा ये इसका जीवाश्म, और ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं आपको मिल जाऊंगा उत्तरी अमेरिका और स्कैंडिनेवियाई जगहों पर, मैं था उस समय। जिसको आपके ही एक विद्वान वेगनर साहब बता रहे हैं, वो जीवाश्म आपको बता रहा होगा। अब सुनिए, मुद्दा यहां पर उठ के आकर खड़ा हुआ, इनकी इस मान्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, बड़ा सा, इतना बड़ा सा चिन्ह। क्या हुआ कि कुछ जीवाश्म जैसे ये हैं, अब जैसे कि ग्लासफिटेरिस और मेसोसोरस जीवाश्म जो होता है, कुछ प्रायद्वीपीय भारत में भी देखने को मिले, कुछ ब्राजील में, और कुछ अमेरिका के भी हिस्सों में चले गए थे। तो कुछ जीवाश्म ऐसे थे जिसकी तर्ज पर गैस नहीं लगाया जा सकता था कि इतना लंबा विचरण उन्होंने किया कैसे होगा। उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह वहां पर ठोक दिया गया था बड़ा सा, कि हजारों हजारों किलोमीटर क्या कोई जीव चला होगा? इतना उनके अंदर कैपेसिटी थी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि इतना लंबा उन्होंने डिस्टेंस कवर भी किया होगा। अक्सर वो जहां पर रहते हैं, या तो बहुत बड़ी कोई त्रासदी आई रही होगी कि उसकी वजह से विस्थापन हुआ होगा, लेकिन उसमें भी इतना विस्थापन नहीं देखने को मिल जाता है कि एक बड़े से एरिया में उसका पूरा जीवाश्म देखने को मिल गया। इस पर उन लोगों का क्वेश्चन है, मैं अपना नहीं दे रहा हूं राय, कि आप हमसे पूछने लगे कैसे सर आप ऐसा बोल सकते हैं, क्या पता उस समय जहाज रहा हो, उस समय के जीव जंतु गाड़ी चलाना जानते रहे हों, चल के चले गए होंगे।
ये मेरा नहीं है, ये वैगनर महोदय और उनके अपोजिट में बोलने वाले अन्य महोदय लोगों की बातें हैं, वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब आप हमसे ना कहिएगा कि हम भी जाकर जीवाश्म की खुदाई करने में लग जाएं एकदम से, फिर आपको कौन पढ़ाएगा ये बताइए। तो इस जीवाश्मों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया और एक और उन्होंने प्रमाण दिया, पूरा जलवायुवीय प्रमाण, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस के आधार पर उन्होंने जानकारी दी, जलवायु विज्ञान निखार के उनको अपने पूरे व्यक्तित्व को निखारते हुए, पूरे नॉलेज को फोड़ते हुए, घड़ा फोड़ करके आपके सामने एकदम प्रस्तुत कर दिया कि जलवायु के आधार पर भी किस प्रकार ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। वाह वेगनर महोदय, आपका दिमाग क्या गजब का चला उस समय। उसमें उन्होंने कहा कि हिमाच्छादन से प्रभावित क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप कैसे मिल गए, यानी कि वो कभी जुड़े रहे होंगे। कैसे? वो इस तरह उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अंटार्कटिका, इन सब इलाकों में, अब जैसे जो हिमाच्छादित एरिया है यानी कि बर्फ से ढका हुआ, ठंड से कड़कती एकदम ठंडी पड़ती है, क्या वहां पर कभी सड़न गलन हुई होगी? आप तो यही सोचेंगे वहां कैसे कोई चीज सड़ सकती है, जाहिर सी बात है नहीं सड़ सकती है इतनी जल्दी। भाई माइनस नेगेटिव टेम्परेचर वहां पर रहता है, खाने को आप फ्रिज में रख दीजिए तो कहां खराब होता है इतनी जल्दी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसका धीमे हो जाता है। आप साइंस में पढ़ेंगे ये चीज, आपको अच्छे से वहां पर जानकारी मिल जाएगी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस धीमी हो जाता है, इसकी वजह से खाने का सड़न का प्रोसेस जो होता है पूरी तरीके से धीमे हो चुका रहता है। तो इन्होंने कहा कि एक ठंडे प्रदेश में कैसे जीवाश्म कोयले का निक्षेप मिल गया वहां पर जाकर के, इसका मतलब कभी जुड़े रहे होंगे वो, उस समय वो इस कंडीशन में रहे होंगे कि वहां पर कभी हिम या कभी बर्फ पड़ता ही ना रहा हो, वहां पर वनस्पतियां रही हो, हंसता खेलता पूरा परिवार रहा हो, वहां आबादी रही हो, वहां पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं रही हो, फिर कभी त्रासदी आई होगी, सब डूबा होगा, फिर जीवाश्म बन के निकला होगा और फिर विस्थापन हुआ होगा। उसके आधार पर इन्होंने ये निर्णय दिया था और उन्होंने कहा था कि गर्म प्रदेशों में हिम के निक्षेप कहां से मिल गए भाई? इक्वेटर पे एकदम उबलता हुआ सारा चीज, वहां पर बर्फ कैसे रह सकता है? डायरेक्ट सूरज की किरणें उसमें गिर रही होती हैं, गर्मी होता है, इतना हाई टेम्परेचर रहता है 58, 50, इतना हाई टेम्परेचर कि आप जल भुन के एकदम काले कलुटे हो जाएंगे। काला होना कोई श्राप नहीं होता है, कभी इसमें भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, ये जस्ट एक प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जिसे समझना चाहिए, इसलिए ये तो बस ऐसे ही। तो इसीलिए आप देखते हैं कि गर्म प्रदेशों में स्किन जो होता है थोड़ा सा ज्यादा ब्लैकिश आपको दिखता है, क्योंकि कुछ वहां की जलवायु प्रघटनाएं उनको बदल रही होती हैं। निर्जातीय चैप्टर में जब आप उसको देखेंगे, जातीयता के बारे में आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के उनके बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहे होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं काला होना या गोरा होना कभी इस पर लड़ाई का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, ये सब प्रकृति की देन होती है, खुशी खुशी एब्जॉर्ब करना चाहिए। एक काला इंसान भी सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, दिल से भी और चेहरे से भी, बस आपकी सोच होनी चाहिए अच्छा देखने की। फिर उस प्रकार गर्म प्रदेशों में हिम निक्षेप का मिलना, जिसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया में इनके निक्षेप देखे गए थे। ऑस्ट्रेलिया पूरा वीरान एरिया उसका मैक्सिमम, पूरा जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आप देख लेंगे, क्वींसलैंड का थोड़ा सा हिस्सा आप देख लेंगे, तो ज्यादातर वहां पर आपको एकदम मरुस्थल ही मरुस्थल देखने को मिलेंगे। महाद्वीप में इसका पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर कैसे वो निक्षेप मिला था हिम का? बहुत गर्मी पड़ती है ठंडियों में, वहां पर जाइए आप कि आप एकदम चिलमिला जाएंगे, इतना पसीना, ओ हो, रहना दूभर हो जाता है कभी कभी तो वहां। लेकिन नहीं, इंडिया से तो अच्छा ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे ही आप लोग बोलते हैं। अरे इंडिया में हर चीज आपको देखने को मिल जाती है, खुशी मनाइए। फिर इस प्रकार ये पूरी घटनाएं हो रही होती हैं और इसके तर्ज पर भी क्वेश्चन चिन्ह लगाया गया। मैं जितनी भी आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहा हूं उसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा किसी कॉपी में,
ये जरूर पूछा जाता है और इस पर ही क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है। तो इस पर क्या बताया गया, इस पर यह बोला गया कि अपलेशियन पर्वत पे जो जीवाश्म पाए गए, जो वहां की थी स्थिति, वही स्थिति उन्होंने हिमालय पर्वत पर भी देखी थी। तो किस प्रकार वो कह सकते हैं कि आपस में जुड़ा ही रहा होगा? भाई वो तो बहुत दूर दूर है, बीच में तो एक अफ्रीका था उस समय, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह बन रहा होता है। ओके, तो इस पर भी एक क्वेश्चन चिन्ह बनकर तैयार हो गया था। तो ये था पूरा किसके बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में, वेगनर महोदय के, उन्होंने क्या क्या उसमें जानकारी दी, इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया था। अच्छे से इसको समझिए, लिखिए, पढ़िए, फिर अपने मन से लिखिए, अपने विचारों को डालते हुए करंट परिप्रेक्ष्य में क्या घटनाएं हो रही हैं उसका जिक्र जरूर कर दीजिएगा इसमें। तो ये था वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का पूरा विवरण था। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें रहेगा सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, नोट्स बनाइए, समझिए। नमस्कार, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं।